तो देखिए, फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में जो देश है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर मुंबई से भी देखने को मिली, जहां मुंबई में इस्लाम जिमखाना में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इजरायल और हमास युद्ध के बीच दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में फिलिस्तीन के समर्थन के लिए भारी तादाद में मुस्लिम नौजवान और महिलाएं इकट्ठा हुई। मैं हूं इस वक्त इस्लाम जिमखाना में और आप तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। समर्थन के लिए सभा का आयोजन समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने किया था। अबू आजमी ने कहा कि फिलिस्तीन के समर्थन में सभी मुस्लिमों को एक हो जाना चाहिए। आरएसएस के लोग ये हमेशा जालिमों के साथ रहते हैं, लेकिन आप फलस्तीन को आजाद करवा कर रहना चाहिए। इसके लिए मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान अपनी जान देने को तैयार है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए। मुस्लिम महिलाओं को फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते देखा गया। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई का विरोध किया गया। इजराइल को किसी को रोकना होगा। अगर इजराइल नहीं रुका तो पूरा पैलेस्तीन खत्म हो जाएगा। ये इंसानियत के परे ये शैतानी हरकत है। सीज फायर किया जाए और यही, और कोई डिमांड नहीं है। तो शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी राज्यों को लेकर सीईसी की बैठक हुई, जिसमें पीएम की मौजूदगी में जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों पर फाइनल मुहर लग गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में टिकट फाइनल करने के लिए शुक्रवार को देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान की करीब 84 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। लगभग 89 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। बैठक में सीपी जोशी, अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, कुलदीप बिश्नोई मौजूद रहे। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। एमपी चुनाव को लेकर हुए मंथन में सीईसी के नेताओं की बैठक के साथ शिवराज सिंह चौहान भी पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बची हुई सभी 94 सीटों पर बैठक में चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अगले 1-2 दिन में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। देर रात तक चली सीईसी की बैठक में तेलंगाना चुनाव पर भी पार्टी की रणनीति तय की गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची विजयदशमी पर जारी कर सकती है। गाजियाबाद का एक इंजीनियरिंग कॉलेज अचानक से चर्चा में आ गया। वजह के वहां पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें जो नारे लगाए गए, उसमें चर्चा किस तरीके से हो रही है उसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ये गाजियाबाद का एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज है। वायरल वीडियो में एक छात्र स्टेज पर होता है। इस दौरान सामने की तरफ बैठे हुए छात्र उससे जय श्री राम कहकर अभिवादन करते हैं, जिस पर छात्र भी उसे जय श्री राम कहकर अभिवादन स्वीकारता है, जिस पर एक महिला प्रोफेसर भड़क गई और बच्चों के सामने उसे डांटते हुए मंच से नीचे उतार दिया। जय श्री राम भाई। आप स्लोगन लगवाने के लिए नहीं, आपने बोला था, साथ ही में एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वही महिला प्रोफेसर मंच से सफाई दे रही हैं। Why there is slogans of जय श्री राम? इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? फिर कॉलेज प्रशासन की सफाई सामने आई। हमारी कमेटी गठित की जा चुकी है। उसके बेस पे 100% एक्शन। बच्चों को लेकर कोई किसी भी तरह का कॉलेज अथॉरिटी कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो देखिए, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए लोग न केवल अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, बल्कि नियम कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए युवा कुछ भी कर रहे हैं। रील्स बनाने का नशा कुछ इस तरीके से दिलो दिमाग पर छाया है कि सही गलत का अंदाजा ही नहीं। यूपी में भी कुछ ऐसा हुआ, जहां कुछ युवकों ने सरेआम ट्रैफिक के नियम और कायदे ताक पर रख दिए। वीडियो फतेहपुर के खागा कोतवाली के नेशनल हाईवे का है। युवकों ने आधे घंटे तक हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया। पहले हाईवे पर गाड़ी खड़ी करी, कार पर केक काटा, उसके बाद जमकर आतिशबाजी की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। वीडियो एक स्थानीय सपा नेता का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हुड़दंग मचाने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
अब वक्त है उस खबर का जिसका हर किसी को इंतजार है। आज गगनयान मिशन की लॉन्चिंग है। समय है 8:45 का। पहली टेस्टिंग उड़ान है गगनयान मिशन की। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 8:45 पर टेस्टिंग उड़ान होगी। इसरो क्रू मॉड्यूल उड़ान की टेस्टिंग, ये बड़ी जानकारी। देखिए, चंद्रयान 3 और उसके बाद आदित्य L1 और अब गगनयान मिशन, इस पर सबकी नजर। पहली टेस्टिंग उड़ान है आज। हालांकि इसका समय 8:45 बताया जा रहा है। समय में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जब ये लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से, इसकी सीधी लॉन्चिंग होगी। इसरो क्रू मॉड्यूल उड़ान की ये टेस्टिंग है। तो देखिए, हर कोई इस वक्त इस बात पर टकटकी लगाए देख रहा है कि चंद्रयान 3 जिस तरीके से लॉन्च किया, सफल हुआ, और उसके बाद आदित्य L1 और अब बारी है गगनयान मिशन की, जिसकी पहली टेस्टिंग उड़ान है। कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है समूचे भारत के लिए ये मिशन, इसे समझा जा सकता है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 8:45 पर यह टेस्टिंग उड़ान होगी। और देखिए, ना केवल पूरा देश बल्कि दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रहा है। जिस तरीके से भारत ने पहले भी विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है अपने मिशन के जरिए, चंद्रयान के जरिए, आदित्य L1 के जरिए, तो अब बहुत उम्मीद भरी निगाहें भारत की तरफ। गगनयान मिशन की लॉन्चिंग है और देखिए 8:45 पर यह मिशन लॉन्च होगा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। और देखिए, बड़ी जानकारी ये है कि गगनयान मिशन को लेकर काउंटडाउन की शुरुआत अब से थोड़ी देर में, ठीक आज 8:45 पर टेस्टिंग उड़ान होगी। इसरो क्रू मॉड्यूल उड़ान की ये टेस्टिंग होगी। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से थोड़ी देर के बाद टेस्टिंग उड़ान। गगनयान मिशन की ये पहली टेस्टिंग उड़ान है। तकरीबन 13 मिनट का समय बाकी है। 8:45 का समय बताया जा रहा है जब ये पहली टेस्टिंग उड़ान होगी। मानव रहित उड़ान इसे कहा जा रहा है। और देखिए, पहली बार होगा जब गगनयान मिशन की ये पहली टेस्टिंग उड़ान होगी। और उम्मीद भरी नजरें इस वक्त पूरी दुनिया की भारत की तरफ, क्योंकि चंद्रयान 3, आदित्य L1 और उसके बाद अब गगनयान मिशन। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष सेंटर से थोड़ी देर के बाद टेस्टिंग उड़ान होगी। इसरो क्रू मॉड्यूल उड़ान की ये टेस्टिंग होगी। और इस वक्त ये देखिए, गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान को लेकर हर किसी की नजर समूचे भारत पर है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से जो तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल देखिए, थोड़ी देर के बाद ये पहली टेस्टिंग उड़ान होगी। लॉन्चिंग हो रही है गगनयान मिशन की और इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हर कोई उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है भारत की तरफ। और इसमें देखिए, बहुत आशावादी है भारत कि ये मिशन भी सक्सेसफुल होगा। गगनयान मिशन जिसकी पहली टेस्टिंग उड़ान है आज 8:45 पर। कुछ ही देर का, कुछ ही मिनटों का समय बाकी और उसके बाद देखिए ये लॉन्चिंग शुरू होगी। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष सेंटर से थोड़ी देर के बाद जैसी तस्वीरें आनी शुरू होंगी, हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर हलचल है और किस तरीके से वहां पर उत्साहित है सब। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर और गगनयान की टेस्टिंग उड़ान। आपको बताएं कि 2025 में गगनयान प्रक्षेपण होगा। और देखिए, इस वक्त ये उम्मीद की जा रही है भारत से, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने चांद पर अपने कदम रखे, अपना जो मिशन था चंद्रयान 3 का, उसको जिस तरीके से सक्सेसफुली हासिल किया है, उसके बाद आदित्य L1 और अब गगनयान मिशन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन है पूरे भारत के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन गगनयान। और उम्मीद की जा रही है कि भारत अब आसमान भी छुएगा इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद। गगनयान मिशन जिसकी पहली टेस्टिंग उड़ान है, 8:45 पर इसकी लॉन्चिंग है। और इस लॉन्चिंग के साथ ही एक बार फिर से उम्मीद है कि भारत एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से भारत ने सफलता हासिल की है, बुलंदियों को छुआ है विज्ञान के क्षेत्र में। और ऐसे में अब गगनयान मिशन की बारी है। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रखी है। 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर, क्योंकि वहां पर देखिए अब से कुछ ही देर के बाद ये पहली टेस्टिंग उड़ान होगी, लॉन्चिंग होगी। तो ऐसे में जो तस्वीरें हैं ये बाकायदा ये बयां करती हैं कि किस तरीके से उत्साह का माहौल है। ये 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर जहां पर होगी लॉन्चिंग। और देखिए, 2025 में गगनयान प्रक्षेपण होगा और उम्मीद की जा रही है कि अब भारत
की बारी है आसमान को छूने की। चांद को छूकर अब आसमान को छूने की बारी। और अब जिस तरीके से पहली उड़ान, जिसे कहा जा रहा है कि गगनयान के सभी सिस्टम का टेस्ट इसमें होगा, रॉकेट से क्रू मॉड्यूल को अलग करने पर इसमें खासा जोर रहेगा। क्रू मॉड्यूल में कोई भी इंसान नहीं होगा, यानी कि ये कुल मिलाकर पहली मानव रहित टेस्टिंग उड़ान होगी। हमारे साथ इस वक्त सीएम नौटियाल, पूर्व वैज्ञानिक इसरो के, इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और इस वक्त हम ये समझना चाहते हैं कि ये मिशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए और कितनी उम्मीद है कि हम इसमें भी सफल होंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 2025 में गगनयान एक्चुअली भेजा जाना प्रस्तावित है। उससे पहले ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा ये भी प्लान है भारत का कि उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भी भेजे जाएं, 3 क्रू मेंबर्स उसमें होंगे जो वहां जाएंगे, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, वहां 3 दिन रहेंगे और फिर वापस लौटेंगे। तो उनकी सुरक्षा एक प्राइम कंसिडरेशन है, एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो ये जो टेस्ट व्हीकल डेमो या TVM-1 जो शॉर्ट में कहते हैं हम, उसका उद्देश्य ये है और उसका महत्व भी ये है कि ये उन बहुत सारे सबसिस्टम्स को टेस्ट करेगा जो उसको ऊपर से किसी अबॉर्ट किए जाने की स्थिति में पृथ्वी तक सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। ये एक फ्लाइट डेमो है और इसके जितने सबसिस्टम्स हैं इस टेस्ट व्हीकल के, उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, उनका परीक्षण भी किया जाएगा। इसी तरह इसमें अगर कोई इमरजेंसी आती है और उसमें इस क्रू को उससे एस्केप करने की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम इसके अंदर है, उसका परीक्षण भी इसमें किया जाएगा। और ये जाएगा 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जब ये पहुंचेगा तो इसको सिग्नल दिया जाएगा कि अबॉर्ट कर दिया जाए मिशन, और उसके बाद ये नीचे उतरना शुरू होगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज किया जाएगा। उसके बाद नीचे इसको लाते लाते अंत में स्लो डाउन किया जाएगा और अंत में टच डाउन जो है करीब 8.5 मीटर पर सेकंड का वेग जब इसका होगा। आसपास में नेवी के जो शिप्स हैं वो वहां पर डिप्लॉयड रहेंगे और वो उसके बाद जाकर इसको अपने स्थान। ठीक है नौटियाल सर, ये आपने पूरा प्रोसेस बताया कि क्या होगा इस मिशन का, लेकिन क्या भारत के अलावा कोई ऐसा और भी देश है जिसने गगनयान मिशन को लेकर पहले ट्रायल किया हो, या भारत पहला देश होगा? नहीं, भारत पहला देश नहीं होगा। अमेरिका के तो बहुत सारे मिशन हैं, जैसे डिस्कवरी मिशन वगैरह हैं, वो जाते हैं और वहां से वापस लौट के आते हैं, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह रूस भी जो है वो इस तरह के यान भेज चुका है, लेकिन भारत के लिए ये पहली बार होगा और इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही है, जैसी चंद्रयान 3 के केस में भी की गई थी कि किसी भी स्टेप पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें पैराशूट ठीक समय पर निकलें, पहले एक तरह के पैराशूट होंगे, फिर बाद में फाइनल जो मेन पैराशूट्स हैं वो उसमें डिप्लॉय होंगे और उसके कारण से फिर धीमी गति से ये नीचे बंगाल की खाड़ी में कहीं पर उतरेगा और उसको फिर रिकवर किया जाएगा। नौटियाल सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मानव रहित पहली ऐसी उड़ान होगी और जैसा कि आप बता भी रहे, इसका पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके का रहेगा, लेकिन कितने चैलेंजेस होंगे टीम के सामने, आपको क्या लगता है? क्योंकि चुनौतियां, जैसा कि आप कह रहे, भारत के लिए पहली बार होगा, तो कितनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं? देखिए, इस तरह का कोई भी अंतरिक्ष चुनौतियों से भरा हुआ होता है, क्योंकि इसकी हर स्टेप पे, फॉर एग्जाम्पल, जब इसको ऊपर भेजा जाएगा, सही वेग होना चाहिए, सही ऊंचाई पर जाकर, अब जैसे टेस्टिंग की हम बात करें तो 17 किलोमीटर पे प्लान किया गया है कि इसको अबॉर्ट किया जाएगा, वो सिग्नल भेजा जाएगा, तो ये सिग्नल सही जाना चाहिए। उसके बाद जो उसके इंजन फायर होते हैं, फिर उसका जो रीओरिएंटेशन होता है, यानी उसका एंगल जो चेंज किया जाता है, उसके बाद वो सही वेग से नीचे उतरे और उसका वेग पर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे जैसे पृथ्वी के पास आएगा, आमतौर पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण इसका वेग बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, उसको भी नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। तो हर स्टेप, जो हर चरण है इसका, उसको बहुत नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। लेकिन हम अगर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं सफलतापूर्वक चंद्रमा पर, तो ये क्षमता हमें है। और अगर कोई बहुत ही अनपेक्षित बात नहीं होती, मुझे लगता है कि ये तो परीक्षण है, ये निश्चित रूप से। ठीक है नौटियाल सर, मेरे और भी सवाल आपसे रहेंगे, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं श्रीहरिकोटा सेंटर से, जहां की तस्वीरें देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं।
देखिए ये एक बहुत बड़ा मिशन भारत के लिए रहने वाला है, चुनौतियों से भरा भी रहेगा, लेकिन किस तरीके से टीम ने काम किया है और वहां पर फिलहाल इसकी लॉन्चिंग को लेकर क्या तैयारी चल रही है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉड्यूल अलग होगा और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन बहुत उम्मीद भारत को गगनयान मिशन से कि इसको भी हम सक्सेसफुल करेंगे। यहां पर इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी वहां पर चल रही है क्योंकि बहुत ही कम मिनट बाकी हैं, महज 5 मिनट का समय और 5 मिनट के बाद ये मिशन अपनी उड़ान भरेगा। पहली टेस्टिंग उड़ान ये होगी, बड़ा दिन है इसरो के लिए, गगनयान की पहली टेस्टिंग है और इसी को लेकर सबकी नजरें इस वक्त भारत पर हैं। हालांकि देखिए ये माना जा रहा है कि इसका जो प्रक्षेपण होगा वो 2025 में होगा, लेकिन ये पहली टेस्टिंग उड़ान है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई तरीके के चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में मॉड्यूल की लैंडिंग होनी है, समंदर में क्रू मॉड्यूल की ये लैंडिंग होगी, 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉड्यूल अलग होगा, 9 मिनट के अंदर क्रू मॉड्यूल का परीक्षण होगा। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसा कि हमने आपको बताया, नेविगेशन हो, सीक्वेंसिंग हो, टेलीमेट्री हो, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल और खासियत क्रू मॉड्यूल की जो हमने आपको बताई है, इसका जो वजन है वो भी आप जान लीजिए 4000 से ज्यादा है, 4520 किलो का वजन है। नौटियाल सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौटियाल सर, बेशक कितनी भी चैलेंजेस हो, कितनी भी दिक्कतें सामने आए, लेकिन जिस तरीके से चंद्रयान 3 हो या आदित्य L1 हो, हम सक्सेसफुल हुए हैं, तो भारत को कितनी उम्मीदें हैं अपने इस मिशन से? नहीं, ये हमारी जो भारत की मैं इसरो नहीं, इसरो की एक संस्था में रहा हूँ पहले और वहाँ की कार्यशैली बहुत अच्छी है, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये एक लंबी सीक्वेंस है टेस्ट्स की जो होगी और ये उसमें से पहला कदम है, इसीलिए इसको टेस्टिंग व्हीकल कहा गया है, TVD जो कहा गया है, टेस्टिंग व्हीकल डेमो है ये। और इसमें मुझे लगता है कि कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए और सामान्य तौर पे अपेक्षा है कि ये सफलतापूर्वक जाएगा और जो निर्धारित ऊंचाई है उस ऊंचाई पर इसको अबॉर्ट किया जाएगा और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में उतरेगा। ठीक है, तो नौटियाल सर, आप टीम का हिस्सा रह चुके हैं, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि 2 या 3 मिनट का समय बाकी है लॉन्चिंग होने में, तो इस वक्त वहां पर सेंटर में क्या चल रहा होगा, किस तरीके की प्रिपरेशन चल रही होगी वहां पर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो मेन जिसे आप कह सकते हैं कि उससे करीब 6 सेकंड पहले इग्निशन होगा और इग्निशन के करीब 6 सेकंड बाद ये ऊपर जाएगा, लेकिन उससे पहले इसके जो सब सिस्टम्स हैं इस हमारे पूरे व्हीकल के, इन सब का टेस्टिंग लगातार चलता रहता है और चूंकि रिवर्स काउंटिंग पहले शुरू हो जाती है, तो हमने पहले भी अनुभव से देखा है कि अगर कभी कोई समस्या किसी भी स्टेप पर लगती है तो अंतिम चरण में भी उसको रोका जा सकता है, क्योंकि इस तरह की चीजों में कोई चांस नहीं दिया जाता। तो लगातार इनके सब सिस्टम्स की टेस्टिंग चल रही होगी, कंप्यूटर मॉनिटर्स पर वहाँ पर सैकड़ों वैज्ञानिक और इंजीनियर्स होंगे जो चेक कर रहे होंगे कि उनके सिस्टम जो है, उनकी टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही है और अगर हर चीज उनको अनुकूल मिलती है तो उसके बाद इसका इग्निशन होगा और उसके 6 सेकंड के बाद इसको। ठीक, और नौटियाल सर, कितने दिन या फिर कितने महीने का वो समय होगा जब हम ये कह पाएंगे कि हम इस मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं, या हमें पूरा पुख्ता हो जाएगा कि जिस काम के लिए हमने इस मिशन को शुरू किया था कि जब अलग होगा मॉड्यूल, तो इसमें कितना समय लगता है? देखिए, टोटल ये जो प्रक्रिया है ये करीब 532 मिनट की होगी, यानी 9 मिनट से कुछ कम अवधि, और इस अवधि के अंदर ये ऊपर जाएगा। इसका जो क्रूस्केप का मॉड्यूल है, मतलब वो मॉड्यूल जिसमें हमारे जो तीनों कॉस्मोनॉट कहिए या अंतरिक्ष यात्री कहिए या क्रू कहिए, वो बैठेगा, वो उससे सेपरेट होगा और उसके बाद वो नीचे आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया तो 9 मिनट से कम में भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा समय लगेगा समुद्र से, बंगाल की खाड़ी से इसकी रिकवरी में, और अगर ये सफलतापूर्वक नीचे आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा मिशन जो है वो सक्सेस। ठीक है, और नौटियाल सर, जैसा कि हमने चंद्रयान 3 के वक्त देखा था कि जब लैंडिंग होती है रोवर की तो वो सबसे ज्यादा एक मुश्किल स्टेप माना जाता था, तो क्या जो स्टेप आपने हमें इस मिशन के बताया, इसमें भी कोई एक ऐसा स्टेप है जो सबसे ज्यादा चुनौती भरा होगा कि अगर हमने उसको क्लियर कर लिया तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद जाग जाएगी? मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि इसमें ये केवल एक टेस्ट है, इसमें कोई क्रू मेंबर्स इस समय नहीं है और इसमें सॉफ्ट लैंडिंग वाली समस्या उतनी बड़ी नहीं है क्योंकि ये पानी पर उतरेगा।
चंद्रमा के केस में जो चंद्रयान 3 का जो विक्रम मॉड्यूल था, वो जब नीचे उतरा था तो वो सख्त जमीन पर उतरने वाला था, और अगर वहां पर उसके वेग पर नियंत्रण बहुत प्रिसाइजली नहीं किया जाता तो ये आशंका हमेशा रहती कि वो नीचे गिरकर टकराकर टूट सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये पानी पर उतरने वाला है, इसके बावजूद इसके वेग पर तो नियंत्रण करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये कोई उतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है, उसकी तुलना में तो चंद्रयान 3 की तुलना में तो बिल्कुल जटिल प्रक्रिया नहीं। नौटियाल सर, काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम टीवी पर दिखा रहे हैं इस वक्त श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें। टीम पूरी तरीके से तैयार और उत्साह से लबरेज। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जो टेस्ट ट्रायल है, जो ट्रायल उड़ान है, इसको लेकर ये देखिए तस्वीरें। -25 seconds, -20 seconds, -15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hold is observed. यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। वर्तमान में यह प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर है। नौटियाल सर, ये 5 सेकंड काउंटडाउन पे होल्ड है, ऐसा क्यों? जैसे मैंने कहा था कि लगातार हर सब सिस्टम की जो इसमें है उसकी टेस्टिंग चलती रहती है, और 6 सेकंड पहले इग्निशन होना चाहिए था। इग्निशन इनका कहना है कि आरंभ किया भी गया, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग थी उसमें इसका कोई एक पैरामीटर है जो इनके जो मापदंड हैं उनके अनुकूल नहीं था, तो रिस्क न लेते हुए इसको रोक दिया गया है। तो थोड़े समय के बाद मुझे लगता है कि किया जा सकता है। यानी उम्मीद है नौटियाल सर कि अभी थोड़े समय के बाद हम देखेंगे इसकी लॉन्चिंग होते, क्योंकि 5 सेकंड जैसे ही काउंटडाउन पे पहुंचा उसके बाद से ये होल्ड है। अभी वहां पर कोई मूवमेंट या किसी तरीके की कोई हलचल श्रीहरिकोटा में नजर नहीं आ रही है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल। अगर ये निर्भर करता है कि समस्या किस तरह की है, अगर वो समस्या हल हो जाती है तो मैं समझता हूँ वैकल्पिक व्यवस्था रहती है, तो कुछ समय के बाद इसको फिर लॉन्च किया जा सकता है। पहले वो जो भी कमी अगर जो भी कमी अगर उसमें दिखाई दी होगी तो उसको अच्छी तरह से परीक्षण किया जाएगा। हो सकता है किसी चीज को बदलने की जरूरत हो सकता है बाद में पता चले कि नहीं सब कुछ ठीक था, इनका निर्मूल की तो भी इसको पर ये निर्भर करेगा उनके निर्णय। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है श्रीहरिकोटा से, किस तरीके से देखिए अभी भी उत्साह से लबरेज हैं लोग, और ये देखिए हैंड वेव करके, और यहाँ पर उनके बॉडी जेस्चर से, पोस्चर से समझा जा सकता है कि इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से ये जब होल्ड की जो प्रक्रिया ये जो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम देखें कि ये जो मिशन है इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। लिफ्ट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ TVD-1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the lift off time to 8:45 due to weather situation, and we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe, the entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye.
तो देखिए, आप सुन रहे थे इसरो प्रमुख को। लॉन्चिंग अभी फिलहाल के लिए रोकी गई है। वेदर कंडीशंस इसके पीछे भी एक वजह मानी जा रही है। 5 सेकंड पहले टेस्टिंग उड़ान होल्ड पर। हालांकि कहा जा रहा है कि एनालाइज किया जाएगा इसे पूरा, और एनालाइज करने के बाद जैसे ही जो भी सामने आएगी दिक्कत या जो भी होगा प्रोसेस, वो शेयर किया जाएगा। नौटियाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी, हमें पूरा ज्ञानवर्धन किया, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, गगनयान की जो टेस्टिंग उड़ान 5 सेकंड पहले, उसे होल्ड पर रखा गया है, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसे एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप अभी सुन रहे थे इसरो प्रमुख को, उनका कहना है कि वेदर कंडीशंस और तमाम तरीके की जो दिक्कत है उसको एनालाइज अभी किया जाएगा, और इसी वजह से इसकी जो लॉन्चिंग है, जो टेस्टिंग उड़ान है, उसे रोका गया है, उसे होल्ड पर रखा गया है। सबसे बड़ा रीजन अभी के लिए खराब मौसम दिया जा रहा है, लेकिन अभी पूरा इसको लेकर एनालिसिस होगा कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उसके बाद ही फिर से ये जो गगनयान मिशन है, इसकी जो पहली टेस्टिंग उड़ान है, उसे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खराब मौसम इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही है। तो गगनयान की टेस्टिंग उड़ान होल्ड की गई, 5 सेकंड तक काउंटडाउन चला, लेकिन उसके बाद ये जो उड़ान थी इसे होल्ड कर दिया गया। उसके बाद देखिए, ये कहा जा रहा है कि खराब मौसम इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। लेकिन तमाम तरह के रीजंस होते हैं, उन्हें अभी एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद समझा जाएगा कि आखिर क्या दिक्कत आई। फिलहाल खराब मौसम एक बड़ी वजह माना जा रहा है।